हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईशा चौधरी है और मैं कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम इनकम टैक्स का कैपिटल गेन्स का चैप्टर का एक और टॉपिक करेंगे जिसे हम ले रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट्स कितनी तरह की होती हैं और कैपिटल गेन्स कितने तरह के होते हैं और उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट किसको कहा गया है। इट मींस ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि ट्रांसफ़र किसको माना जाता है। कोई भी सेल एक्सचेंज करना एसेट का, उसको हम ट्रांसफ़र मानते हैं। मेनली आपका क्या होता है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफ़र। इसके अलावा कोई ज़ीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी होती है, या फिर किसी बिज़नेस को हम लिमिटेड कंपनी में चेंज कर देते हैं, या फिर हम अपने राइट्स किसी प्रॉपर्टी पर छोड़ देते हैं, या हमारी किसी प्रॉपर्टी का कोई किसी लॉ के अंडर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है। इन सब केसेस को हम ट्रांसफ़र के फॉर्म में मानेंगे कि हमारी एसेट का ट्रांसफ़र हुआ है। नॉर्मल ट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र होता ही है, लेकिन उसके अलावा ये कुछ आइटम्स हैं जिनको हम ट्रांसफ़र मान सकते हैं। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसी पॉइंट्स भी हैं जो एक्सेप्शंस की फॉर्म में काम करेंगे, जिसमें आपने ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम ट्रांसफ़र में काउंट नहीं करते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। वो आपको लगेगा कि एसेट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन हम फिर भी उसको इनकम टैक्स में अकॉर्डिंग टू रूल्स ट्रांसफ़र कंसिडर नहीं कर सकते और उनसे होने वाले गेन्स आपके कैपिटल गेन हेड में नहीं आएंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है HUF का। अगर HUF के पार्टीशन पर टोटल पार्टीशन हो रहा है या फिर कोई पार्शल पार्टीशन हो रहा है, उस पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर एसेट्स का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं और अगर पार्टीशन हुआ है तो हर मेंबर को कुछ ना कुछ एसेट्स मिली हैं, तो वो एसेट्स के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा है, इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र में कंसिडर नहीं करेंगे और उससे होने वाले गेन्स एंड ऑल को हम कैपिटल गेन्स में नहीं शामिल कर सकते हैं। सेम HUF के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास आता है विल, कि अगर वसीयत में या फिर गिफ्ट में, दो पॉइंट्स इसमें एक साथ आते हैं, विल एंड गिफ्ट, दोनों में सेम एक्सप्लेनेशन बनती है। वसीयत में अगर कोई पर्सन अपना कुछ किसी के नाम लिख जाता है और गिफ्ट हमें कुछ मिलता है देखिए, है तो वो भी एसेट का ट्रांसफ़र, कि एसेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रही है, लेकिन फिर भी हम उसको इनकम टैक्स के कंटेक्स्ट में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं करेंगे। तो हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो ये सभी पॉइंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं कि ये ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको इनकम टैक्स के कंटेक्स्ट में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो अगर कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई ट्रांसफ़र करती है तो वो भी आपका ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उनका इंटरनल ट्रांसफ़र है। कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को दे रही है, वो भी उनका इंटरनल ट्रांसफ़र है। या फिर हम अमलगमेशन का केस ले सकते हैं, अमलगमेशन का भी केस आप इसमें ले सकते हैं, जिसमें एक अमलगमेटेड कंपनी अगर अमलगमेटिंग कंपनी को दे रही है या अमलगमेटेड कंपनी को दे रही है, तो अगर अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी में कोई ट्रांसफ़र होता है तो उस ट्रांसफ़र को भी इसके अंदर ट्रांसफ़र में काउंट नहीं किया जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं इस तरह के जिसमें आप इसको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर इस तरह का पॉइंट आता है कि एक अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र किया, तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और उससे होने वाले कोई भी ट्रांजैक्शन को आप कैपिटल गेन्स हेड में काउंट नहीं करोगे। इसी कंटेक्स्ट में एक और आता है एनी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, ड्राइंग, यानी किसी भी तरह की बुक हो, ड्राइंग हो, मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्ट, कोई पीस ऑफ आर्ट है, अगर आपने ये सब किसको दिया है, किसी गवर्नमेंट को या यूनिवर्सिटी को या नेशनल म्यूज़ियम को या नेशनल आर्ट गैलरी को। देखिए, गवर्नमेंट, कोई म्यूज़ियम, कोई नेशनल आर्ट गैलरी है, ठीक है, कोई नेशनल म्यूज़ियम है, इस तरह की जगहों पर अगर आपने कोई ड्राइंग, कोई बुक, कोई फ़ोटोग्राफ्स एंड कोई आर्ट पीस कुछ ट्रांसफ़र किए हैं, तो उनको भी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये क्लियर होते जाएंगे।
तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र में इंक्लूड होती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो वो सारे पॉइंट्स आप जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे क्लियर होते जाएंगे। तो कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो मेन पॉइंट इस चैप्टर का आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, जिसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आप क्या करेंगे, कई जगह तो आपकी किसी पर्सन ने डायरेक्टली एसेट खरीदी है तो वहाँ पर तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन ने उस एसेट को ख़रीदा है। तो उसका जो परचेज प्राइस होगा वही आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो परचेज प्राइस होगा वही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि आपके पास परचेज प्राइस होता ही नहीं। सपोज़ आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, आपको वसीयत में कुछ मिल गया, पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपको कुछ मिल गया, तो उस केस में आपका परचेज प्राइस कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे काउंट करोगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ कुछ रूल्स अप्लाई करके निकालनी होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसको हम कैसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जहाँ हम एक्चुअल कॉस्ट ना होने के कारण कुछ रूल्स अडॉप्ट करते हैं और उसके कारण जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है वो कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, डीम्ड, मानी गई। हम मान लेते हैं कि ये कॉस्ट उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट की अप्लाई कर देते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस टाइप से हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, तो इसमें किस तरह के कंडीशंस आएंगी, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हमने बात किया, विल का हमने बात किया, या फिर गिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, इसमें और भी केसेस आ सकते हैं डिपेंड अपॉन सिचुएशंस और क्वेश्चंस। तो हम ये 3 केस लेके चलते हैं, इनसे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि एचयूएफ, विल या गिफ्ट। एचयूएफ के पार्टीशन पे अगर आपको कुछ मिला है, वसीयत में आपको किसी दादा परदादा की प्रॉपर्टी में से कुछ मिला है, या आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, तीनों ही केसेस में आपकी परचेज प्राइस कैसी है, ज़ीरो, क्योंकि आपने कुछ परचेज किया ही नहीं। तो आपकी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, निल। लेकिन अगर आप इस एसेट को जो यहाँ से आपको मिली गिफ्ट से या विल से या एचयूएफ से, उसको आप क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। अगर आपने इस एसेट को सेल कर दिया कितने में, सपोज़ 10 लाख में आपने इसको सेल कर दिया, जो भी एसेट थी सपोज़ 10 लाख में आपने उसको सेल कर दिया, और गिफ्ट मिला था आपको, क्योंकि तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपकी कैसी है, निल, माइनस तो आपको क्या करना पड़ेगा, निल। तो आपके जो कैपिटल गेन्स होंगे वो कितने आ जाएंगे, 10 लाख, जो आपके लिए लॉस का कारण बन सकते हैं, क्योंकि 10 लाख पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपकी यहाँ कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती तो आपके कैपिटल गेन्स कम हो सकते थे और उससे आपका टैक्स कम लगता। तो इसी पर्पज़ से हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई गिफ्ट, विल या एचयूएफ के कारण से कोई एसेट मिली है तो वहाँ हम कौन सा रूल अडॉप्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, इसका मतलब जिस पर्सन ने आपको गिफ्ट दिया, ए ने बी को गिफ्ट दिया था, तो ए ने जब बी को गिफ्ट देने के लिए कुछ ख़रीदा तो ए ने भी तो मार्केट से उसको ख़रीदा होगा। तो जो भी ए की परचेज प्राइस थी वही बी की डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। यानी ए ने अगर वो गिफ्ट 1 लाख रुपए में ख़रीदा था बी को देने के लिए, तो बी के लिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। लेकिन इन केस अगर बी उसको सेल करता है तो वो कौन सी कॉस्ट लेस करेगा, उसमें से यही कॉस्ट लेस करेगा। जो कौन सी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। बी के लिए प्रीवियस ऑनर कौन है, ए है, क्योंकि बी को वो गिफ्ट किसने दिया था, ए ने दिया था, तो ए उसका प्रीवियस ऑनर है। तो उस प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट को हम बी की डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। यही सेम रूल आपका विल पर, एचयूएफ के पार्टीशन पर, या और कोई केस इस तरह का आता है जहाँ से आपको ऐसी एसेट मिली जिसमें आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं आई, तो वहाँ आप कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर ले सकते हो। इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी। कॉस्ट ऑफ शेयर और सिक्योरिटी, अगर आप इसमें 2 पॉइंट्स आप बना सकते हो, बिफोर 1 अप्रैल 2001 एंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001। अगर कोई भी चीज़, कोई भी शेयर या कोई भी सिक्योरिटी आपने 1 अप्रैल
2001 से पहले खरीदी है, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, तो उस केस में आपने क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज द एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ बेनिफिशियल। जब आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले का कोई शेयर खरीदा हुआ है, उसको आप सेल करते हो, वहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, आपकी एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज़ बेनिफिशियल टू एसएससी। अब एसएससी के लिए कौन सा फ़ायदेमंद होगा, जितनी ज़्यादा होगी, विच एवर इज़ हाई हम कह सकते हैं, विच एवर इज़ हाई। बेनिफिशियल कौन सा होगा, विच एवर इज़ हाई, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कॉस्ट लेस करोगे उतना ज़्यादा आपका कैपिटल गेन कम आएगा और टैक्स कम लगेगा। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पर। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो शेयर की परचेज़ की डेट है वो क्या है। 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, तो आपको 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट शेयर और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज़ हाई। अगर इस तरह का केस आता है तो आपके पास ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी, एक्चुअल कॉस्ट भी गिवन होगी और फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन होगी, सिर्फ आपको कंपेयर करके उनमें से हाई वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर वही शेयर आपने 1 अप्रैल 2001 के बाद ख़रीदा है तो आपको कुछ भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक्चुअल कॉस्ट ही कौन सी कॉस्ट मान ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बिल्कुल सिंपल। इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट आता है बोनस शेयर्स। इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट आपका है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में भी आपके पास 2 ही पॉइंट है सेम, बिफोर 1 अप्रैल 2001 एंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001। अगर आपने 1 अप्रैल 2001 को ख़रीदा है, सॉरी उससे पहले ख़रीदा है या उसके बाद ख़रीदा है, दोनों ही ऑप्शन ये सेम ऑप्शन रहेगा। अगर आपने बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 से पहले ख़रीदे हैं, बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो सेम केस है जैसा अभी हमने शेयर और सिक्योरिटी के लिए पढ़ा, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हाई। लेकिन चेंज कहाँ पर है, यहाँ जहाँ पर आपने शेयर्स बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 के बाद ख़रीदे हैं, वहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मान ली जाएगी, निल। पिछले केस में क्या था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जा रही है, लेकिन अगर बोनस शेयर्स आते हैं तो उसमें अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के बाद कोई बोनस शेयर्स खरीदे हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाती है, निल मानी जाती है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ गुडविल। गुडविल के केस में क्या होगा, गुडविल के केस में आपके पास 3 ऑप्शन बनेंगे यहाँ पर। फर्स्ट इज, अगर वो प्रीवियस ऑनर से सेक्शन 49(1) आता है आपका प्रीवियस ऑनर का, तो वहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि 49(1) के केस में अगर गुडविल दिखाई गई है तो क्या होगा, और अगर आपने किसी से परचेज़ की है तो क्या होगा। और थर्ड वन आता है एनी अदर केस। जो 49(1) सेक्शन है वो है प्रीवियस ऑनर का, तो अगर कॉस्ट ऑफ गुडविल आपकी 49(1) सेक्शन की है तो क्योंकि ये प्रीवियस ऑनर का केस है तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। और अगर आपने गुडविल परचेज़ की है तो उस गुडविल का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो कौन सी होगी, परचेज़ प्राइस, जितने में आपने उस गुडविल को ख़रीदा वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। इसके अलावा किसी और केस की गुडविल आपको दी हुई है, ना तो वो 49(1) में आ रही है और ना ही आपने परचेज़ की है, किसी और तरीके से आपको गुडविल मिली है, तो उस केस में आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, निल। गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी निल होगी। तो हम यहाँ जो रूल्स कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के, तो वो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है इसमें राइट शेयर्स। सभी को पता है राइट शेयर्स कौन से होते हैं। राइट शेयर्स आपने पढ़ा हुआ है किस तरह के राइट शेयर्स होते हैं, कि जहाँ पर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स की एंटाइटलमेंट दी जाती है उसको हम राइट शेयर्स बोलते हैं। तो अगर आपको राइट शेयर्स मिल रहे हैं तो उसके केस में भी आपने उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंसिडर करना है कि किस तरीके से उसको मिल सकता है। तो अगर वो आपको एंटाइटलमेंट बेस पर मिल रहा है, एंटाइटलमेंट मतलब जो भी हमने बताया कि अगर आप किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और उस वजह से आपको वो पूछा जा रहा है कि क्या आप ये शेयर्स खरीदना चाहते हो या नहीं चाहते हो, एंटाइटलमेंट मिल रही है, तो उस केस में आपने क्या देना है, अमाउंट एक्चुअली पेड। जितना अमाउंट आपने उन शेयर्स के लिए पे किया वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी।
लेकिन अगर आपको एंटाइटलमेंट मिली, सपोज ए पर्सन था जिसको एंटाइटलमेंट मिली, अगर तो उसने ले लिए शेयर्स तो उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो कितनी होगी, एक्चुअल अमाउंट पेड। लेकिन अगर वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो राइट शेयर्स नहीं खरीदता है, एंटाइटलमेंट नहीं लेता है और उन राइट शेयर्स को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे पर्सन के नाम, तो ए के लिए उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नील, क्योंकि उसने तो वो शेयर्स खरीदे ही नहीं, एंटाइटलमेंट लिया ही नहीं। लेकिन अब थर्ड केस में क्या होगा कि बी के लिए उसकी कितनी कॉस्ट होगी, क्योंकि ए ने अपना राइट उसको किसको ट्रांसफ़र किया है, बी को ट्रांसफ़र किया है, तो वो ए अपने राइट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी बी से कुछ ना कुछ चार्ज करता है। तो बी के लिए डबल कॉस्ट आती है, अमाउंट पेड टू ए फॉर एंटाइटलमेंट एंड अमाउंट पेड टू कंपनी फॉर शेयर्स, उसका डबल अमाउंट आएगा। बी की जो कॉस्ट आएगी वो डबल होगी कॉस्ट, जो परचेज प्राइस वो पे कर रहा है कंपनी को वो, और जो प्राइस वो ए को पे कर रहा है ताकि उसको शेयर्स वो एंटाइटलमेंट राइट शेयर्स का मिल सके, तो उसकी डबल कॉस्ट आएगी। तो राइट शेयर्स में आपको ये देखना है कि अगर वो एंटाइटलमेंट ले लेता है तो अमाउंट एक्चुअली पेड, और अगर उसने ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसके लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, निल, और जिसको ट्रांसफ़र किया है उसके लिए डबल कॉस्ट होगी, जिससे उसने लिया ट्रांसफ़र एंटाइटलमेंट उसको जो पे करेगा वो, एंड प्लस कंपनी को जो पे करेगा वो भी उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में शामिल की जाएगी। जिस तरह से हम शेयर्स का देख रहे हैं उसी तरह से आपका क्या है, एसेट्स का भी है। तो अगर कोई भी एसेट आप खरीदते हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो उसमें भी आपको सेम करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज़ हायर। आपको हायर वैल्यू हमेशा लेनी है, क्योंकि हायर वैल्यू जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी हाई होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स आपके वहाँ पर कम आएंगे। तो ये कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और इसी के साथ साथ एक छोटा सा रूल आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का, जिसके बाद आप इलस्ट्रेशंस कर पाएंगे इस चैप्टर के। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसका और एक रूल हम देख लेते हैं कि हमने बता दिया था कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होती है, कि जब कोई पर्सन एक एसेट खरीदता है उसके बाद अगर उसमें वो कोई चेंजेस कराता है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमने ये देखना है, इसमें भी आपको वही दो डेट्स वही याद रखनी है, 1 अप्रैल 2001, बिफोर 1 अप्रैल 2001 एंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, कि अगर आपने जो इम्प्रूवमेंट कराई है वो कब कराई है, डेट देखनी है। तो अगर आपने वो इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले कराई है तो आपको उस इम्प्रूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, यानी आप उसको अपने कैपिटल गेंस के क्वेश्चंस में अकाउंट में नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने वो इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के बाद कराई है तो आपको उसकी डिडक्शन कैपिटल गेंस में देनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो डिडक्शन है वो कैसी होगी, अलाउड होगी। बस इतना ही इसमें रूल है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का, ये छोटा सा रूल है कि अगर वो इम्प्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है तो आपको उसको इग्नोर करना है, अकाउंट में नहीं लेना है, और अगर वो 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद की है तो आप उसकी डिडक्शन अलाउड कर सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ रूल्स हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के, जिनको आपको स्टडी करना है बिफोर गोइंग फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपके तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब आप इन क्वेश्चंस को जब आप इन प्रोविजंस को कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के। इतना ही नहीं, इस चैप्टर में आपके पास एक टेबल भी आएगी सेक्शन 54 की। आप अगर अपनी बुक्स में देखेंगे तो सेक्शन 54 के नाम से एक आपकी पूरी टेबल आएगी जिसके कुछ सब सेक्शंस हैं, जिसमें आप जो कैपिटल गेन्स आपको मिल रहे हैं उनकी आपको एग्जम्पशंस भी मिलती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इलस्ट्रेशंस इसके वर्कआउट करेंगे। थैंक यू।